नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि चुनाव अब अपने चरम पर है और लगातार अलग-अलग तरह की संभावनाएँ दिख रही है बिहार में, अलग-अलग तरह की बातें चल रही है और चर्चाओं का बाज़ार जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है। लगातार अलग-अलग पार्टियाँ अपने अपने स्तर से तैयारी में लगी हुई है और चुनाव आयोग ने डेट का भी ऐलान कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिनसे मैं आज बात करेंगे। लेकिन ये जो टोटल चर्चा होगी ये बक्सर के विधानसभा क्षेत्र के बारे में, बक्सर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या वहाँ का राजनीतिक हालात है और किस तरह का सिचुएशन बन रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी। बहुत धन्यवाद सर। क्या स्वागत है लगता आपका। है बक्सर में इस बार चुनाव का सफ़र कैसा रहेगा और किस तरह के हालात वहाँ बन रही है? देखिए, एनडीए हर जगह मजबूत है और दूसरी बात यह है कि अब तो हम सुन रहे हैं कि बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी भी गए हुए हैं वहाँ पर, उनका भी नाम सुन रहे हैं, वहाँ ऐसा पर चुनाव सुनने में आ लड़ेंगे। रहा है। लेकिन बक्सर में एक बहुत बड़ा चेहरा है मिथिलेश पाठक। हम्म, हमें लगता है कि हर घर से उसके नाम की आवाज़ आ रही है। मिथिलेश पाठक आरएसएस के सदस्य भी हैं, बहुत पहले से संघर्षरत हैं और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय रहे हैं। काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अभी यंग लड़का है, गुजरात के व्यवसायी हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका काफ़ी योगदान रहा है। धरातल से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या नहीं है बक्सर की जिसमें वो योगदान नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं को आना चाहिए। अगर वो आते हैं तो वहाँ पर एनडीए को निश्चित बक्सर विधानसभा में जीत निश्चित मिलेगी। राजपुर विधानसभा में वहाँ पर भाजपा लड़े तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो यही कहूँगा। कहें कि बक्सर में ज़्यादातर सीटें भाजपा की परंपरागत रही है, जैसे राजपुर विधानसभा, वहाँ पर भाजपा का अपना वोट मतलब ज़्यादा है। भाजपा के वोट पर ही जदयू ही जीतता है वहाँ पर। संतोष निराला जो मंत्री बने हुए हैं उनका तो कोई एक्टिविटी ही नहीं है, वो तो जातिवादी राजनीति करते हैं। लेकिन वहाँ भाजपा का वोट ज़्यादा है राजपुर विधानसभा क्षेत्र में। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा की स्थिति बढ़िया है, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा की स्थिति बढ़िया है, रामगढ़ में भाजपा के विधायक हैं ही अशोक सिंह। तो इसको देखा जाए तो इन 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का वोट बैंक अपना बढ़िया है और भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। भाजपा अगर वहाँ चुनाव लड़ती है तो बहुत बेहतर परिणाम होगा। लोक जनशक्ति पार्टी का तो अभी कोई उम्मीदवार हम लोगों के यहाँ से नहीं लड़ा है बक्सर लोकसभा क्षेत्र की किसी सीट से। अब आगे गठबंधन में जो भी शीर्ष नेताओं की मर्जी होगी, जजमेंट होगा वो होगा। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि बक्सर में जो जो भी 3 या 4 सीट है इसमें टोटल बीजेपी बक्सर के जिला में बक्सर जिला में तो ये टोटल बीजेपी के खाते में जाता है और वहाँ से चुनाव नहीं, लड़ते हैं। खाता नहीं जाता नहीं है। अभी डुमरांव से जदयू के विधायक हैं ददन पहलवान जी, अभी राजपुर से विधायक हैं जदयू के ही संतोष निराला जी। संतोष निराला का परफॉर्मेंस अभी मैंने बता ही दिया, इसलिए बताया कि उसी विधानसभा क्षेत्र के हम नागरिक हैं, वोटर हैं वहाँ के। और संतोष निराला जी के चुनाव में पिछली बार एनडीए कार्यकर्ता होने के साथ साथ वहाँ के नागरिक होने के अधिकार से हमने भी काफ़ी मेहनत किया था और वो रास्ते में भी अगर कहीं हम लोग मिल जाते हैं, वो पहचानते हैं मुझे, क्योंकि वो एकदम जातिवादी राजनीति से लिप्त हैं वो, इसलिए हम वहाँ पर स्थिति बहुत अजीब हो गई है। अब वहाँ पर अगर भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं देती है तो कहा नहीं जा सकता है परिणाम क्या होगा। तो अभी चूंकि वहाँ के जेडीयू के सिटिंग विधायक वहाँ पे ऑलरेडी हैं जो आप बता रहे हैं, राजपुर तो विधानसभा राजपुर में है, तो इनको अगर हटा करके बीजेपी के कैंडिडेट दिया जाए तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे एकदम उनके निश्चित जीतने की। निश्चित जीत जाएंगे। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में आपने जिक्र किया, अभी तक देखिए, गुप्तेश्वर पांडे गुप्तेश्वर पांडे एक अच्छे पदाधिकारी थे और यह जरूरी नहीं है कि बहुत एक अच्छे पदाधिकारी एक अच्छे नेता हो जाएं। काहे कि दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। एक नेता होना दूसरी बात है और एक बहुत बड़ा पदाधिकारी होना दूसरी बात है। वो आईपीएस बने अपने मेरिट पर, लेकिन उनका मेरिट अगर जनता के बीच में बहुत बढ़िया अगर दिखाई रहता, अगर समाज में बहुत बड़ा काम किए होंगे, तब उनको एक अच्छा नेता माना जाएगा। जो लोग धरातल से जुड़कर लोगों के बीच में रहे हैं, और देखिए विधानसभा की जो मतलब विधानसभा जीतने का जो तौर तरीका होता है उसमें बहुत कुछ मायने रखता है। जनता के संपर्क में कौन बेहतर रहा है,
जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में कौन ज़्यादा ध्यान रखता है, कौन चिंता किया है, लोगों से कौन जुड़ के रखता है और लोगों से आसानी से कौन मिल जाता है। इसमें भी ये नहीं कि हमारा नेता भीतर 3 मंजिला इमारत पर सबसे ऊपरी चोटी पर बैठा हुआ है और बाहर सिक्योरिटी गार्ड उसको खदेड़ देगा, जो कि साहब अभी सोए हुए हैं, तो उसको लोग जनता नेता नहीं चुनेगी। अभी लेकिन वर्तमान गुप्तेश्वर पांडे तो लगातार लाइव आ रहे हैं और कह रहे हैं कि फेसबुक पर लाइव आते हैं, सोशल मीडिया पर, और कहते हैं कि चूँकि हमने अब तक जो सेवा किया है वो जनता की सेवा किया और नेता बन के भी, एक राजनेता बन के जनता की सेवा करेंगे। इस पर क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि किसी के मुंह से ही कहते हुए सुने हैं कि हमने बहुत खराब किया है? आप सुने हैं कभी? बिल्कुल जो जाता है यही कहता है कि हमने बहुत सेवा किया है। बहुते लोग सेवा करते करते कहीं लोग जेल में चल गए, कहीं लोग कैदी बन गए, गुनाह की सज़ा भुगतने लगे, वो लोग भी तो सेवा किए थे। कोई कहने आता है कि हम सेवा नहीं किए हैं? अरे सेवा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में जब आप शपथ ग्रहण ले लेते हैं, उसके बाद कितनी सेवा करते हैं तो पब्लिक देखती है ना। और एक बात जान लीजिए कि पहले वाली राजनीति अब नहीं रह गई। अब एक एक बच्चा गांव में छोटे से छोटे परिवार का भी फेसबुक चलाता है और व्हाट्सअप, उस सब चीज़ की जानकारी रखता है कि आप विधानसभा में क्या बोलते हैं और विधानसभा के बाहर क्या बोलते हैं, ये दोनों की जानकारी रखता है। पहले लोग चुनाव के समय जान जाते थे, आप आए अपना 100 को खूबी गिना दिए, लोग मान लिया। आप जाति विशेष पर क्या करते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं, कहाँ क्या करते हैं, वो सब लोग जानकारी रखता है। गुप्तेश्वर पांडे जी के लाइव आने से नहीं हो जाएगा। तो गुप्तेश्वर पांडे के बारे में ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन उनकी छवि अभी तक तो ऐसी कोई खराब दिखती नहीं है जो प्रशासनिक छवि रही है, तो इसमें कैसे कहा जाए कि वो राजनेता अच्छे नहीं हो सकते? आप एक बात बताइए, हमने क्या बोला? एक अच्छे अफसर थे और ये भी आप जान लीजिए कि वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, हमारे गार्जियन की तरह, हमने काफ़ी रेस्पेक्ट दिया है उनको। लेकिन एक अच्छे नेता हैं ये कहना मुश्किल है ना। हम आपसे देखिए एक बात, हम वो नेता नहीं हैं जो चापलूसी करके बात बतियाते हैं। हमारे पार्टी सुप्रीमो के बारे में भी पूछिएगा तो हम सत्य ही बताएंगे, क्योंकि उनमें बहुत दाग नहीं, इसलिए कोई कहेगा ही नहीं। लेकिन एक बात जान लीजिए, अपने पार्टी सुप्रीमो के बारे में भी हम सत्य बोलेंगे। गुप्तेश्वर पांडे जी बहुत अच्छे अधिकारी थे, ये सही बात है, लेकिन बहुत एक अच्छे नेता हैं। इसका आंकड़ा लेना है तो बक्सर की किसी भी कहीं से भी 100 को जनता से पूछ लीजिए कि हाँ भाई आपके नज़र में गुप्तेश्वर बाबा आपके लिए क्या किए हैं, बता देंगे। कहीं ऐसा हुआ हो, अच्छा कोरोना बीता है ना, कोरोना में लाखों ऐसे परिवार होंगे जिनको भोजन की समस्या हो गई होगी, तो गुप्तेश्वर बाबा कम से कम 100-200 आदमी को खाना खिलाए होंगे वहाँ। बहुत अच्छे नेता होंगे। तो बहुत ऐसे दरिद्र जो हैं बक्सर में जो घूमते रहते हैं, रामरेखा घाट के पास जाइए, बहुत सारे गरीब हैं, नहाने के क्रम में आते हैं वहाँ पर, और ठंड का मौसम होता है, 100 को कंबल बांटे होंगे। कुछ तो भलाई किए होंगे ना। और एक बात जान लीजिए, नेताओं का समय 5 साल के लिए मिलता है और जनता के लिए महीना 2 महीना का, यही है समय। जनता सब कुछ डाटा तैयार करती है 5 साल में, और 5वां साल में उसका रिजल्ट दे देती है। एक सवाल आपके पार्टी स्तर से है कि क्या लोजपा अपना टिकट फाइनल करने के मूड में है? कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या आदेश हुआ है आपके सुप्रीमो की तरफ से? हमको जहाँ तक जानकारी है सर, हमारे पार्टी सुप्रीमो 2 चीज़ पर बहुत भरोसा रखते हैं, हमारे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी। एक तो कि मुझे अपना काम जनता के साथ ईमानदारी से करना है, नंबर 1, और नंबर 2 कि हम लोग कर्म पर जो सामने लाइव दिखाई देता है उस पर भरोसा रखते हैं, पर्दे के पीछे वाले पर नहीं, हवा बनाने वाले पर काम हम लोग नहीं करते हैं। और चुनावी माहौल में कितने सीट पर लड़ना है, कितने सीट पर नहीं लड़ना है, यह फैसला उन्हीं के पास, उन्हीं को करना है, अधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित है, वो जो तय करेंगे पार्टी मानेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में, और लगातार हम बने रहेंगे। तो ये हमारे साथ थे रितेश